आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थिर है। कह रहा है उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है। यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है तो पट्टे के कितने त्वरण तक वो व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है। व्यक्ति का द्रव्यमान दे दिया है 65 किलोग्राम। तो फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है कि एक पट्टा कोई है ऐसे चल रहा है। ये देखिए फिगर भी देख लीजिए। ये पट्टा इस तरह से चल रहा है, इस तरह से नहीं, इस तरह से चल रहा है। ये तीर का निशान लगा हुआ है। इस प्रकार से पट्टा चल रहा है। तो कह रहा है पट्टे का त्वरण जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उसी पट्टे पर एक जो है व्यक्ति खड़ा है। उस व्यक्ति पर जो नेट बल है वो कितना है ये हमको बताना है। और यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है तो व्यक्ति के जूते और पट्टे मतलब जहाँ पर व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर उसके जूते और पट्टों के बीच जो है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट वो कितना है 0.2 है। तो कह रहा है उस पट्टे का त्वरण कितना हो जाए कि वो पट्टे के सापेक्ष व्यक्ति स्थिर रहे। व्यक्ति की संगति 65 किलोग्राम है। तो एक एक करके देखते हैं। बहुत आसानी से सारी समस्या का समाधान निकलेगा। तो क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि पट्टे का त्वरण कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्यक्ति क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थिर खड़ा है। अतः व्यक्ति का त्वरण पट्टे का त्वरण है। क्वेश्चन में हमसे खुद कह रहा है कि व्यक्ति पट्टे पर स्थिर खड़ा है। इसका मतलब कि पट्टे का जो त्वरण है वही व्यक्ति का त्वरण है। तो पट्टे व्यक्ति का त्वरण इक्वल टू पट्टे का त्वरण, तभी ये स्थिर खड़ा रह सकता है जब दोनों का त्वरण बराबर होगा। जैसे रेलगाड़ी में हम लोग चलते हैं तो रेलगाड़ी और हमारा त्वरण जब एक समान होगा तभी हम एक जगह रेलगाड़ी में खड़े रह सकते हैं। अगर रेलगाड़ी का त्वरण हमसे ज़्यादा हो जाएगा तो पीछे की ओर भागने लगेंगे, या गाड़ी का अचानक ब्रेक लगता है तो गाड़ी का त्वरण कम होता है तो हमारा त्वरण ज़्यादा होने की वजह से आगे की ओर भागते हैं। तो एक जगह स्थिर तभी रह सकते हैं जब गाड़ी का त्वरण और व्यक्ति का त्वरण समान हो। तो इसी प्रकार से ये पट्टे का त्वरण और व्यक्ति का त्वरण जब एक समान होगा तभी ये एक जगह स्थिर रह सकता है। तो जो व्यक्ति का त्वरण है वही पट्टे का त्वरण हो जाएगा। तो A बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब व्यक्ति का द्रव्यमान हमको दिया गया है 65 किलोग्राम है। तो अब ये देखिए कि व्यक्ति पर कार्यरत बल कितना होगा। ये कार्यरत हम लोग बल निकाल लें तो बल आ गया F = ma। तो यह हमको 65 किलोग्राम दिया है, त्वरण 1 है तो 65 न्यूटन का बल व्यक्ति पर लगेगा। इस बल की दिशा पट्टे की गति की दिशा के विपरीत है। अब ये जो बल है ये पट्टे की गति के दिशा के विपरीत दिशा में बल लगेगा, तभी घर्षण के कारण वो व्यक्ति उसी जगह स्थिर है। अगर पट्टे की दिशा में लगने लगता तो भागने लगता आगे को। पट्टे की गति के विपरीत दिशा में है तभी वो व्यक्ति उस स्थान पर स्थिर है। तो व्यक्ति के जूतों तथा पट्टे के बीच घर्षण गुणांक म्यू कितना है 0.2। ये क्वेश्चन में हमको दिया है और ये स्थैतिक घर्षण गुणांक है, यानी जब वो स्थिर है तब की बात हो रही है। अब माना पट्टे के ए त्वरण तक व्यक्ति पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है। अब मान लीजिए पट्टे का त्वरण ए है तो इसके सापेक्ष व्यक्ति स्थिर रहेगा। तो ये जो स्थिर रहेगा तो जो हमको स्थैतिक घर्षण गुणांक है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो ma' होगा यही अधिकतम स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होगा। अब देखिए व्यक्ति पट्टे में स्थिर है तो उसका त्वरण पट्टे का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
जैसा हमको ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब वो कह रहा है कि अधिकतम कितना त्वरण हो सकता है और जब तक वो स्थिर रहे, मतलब उसके बाद गति करने लगेगा। तो अधिकतम त्वरण के लिए हमारे पास जो त्वरण होगा उसके लिए अधिकतम स्थैतिक घर्षण जो होगा वही उससे अधिक त्वरण नहीं हो सकता है। तो वो जो अधिकतम स्थैतिक घर्षण होगा वो ma डैश है मान लीजिए। तो ma डैश इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर, क्योंकि ये जो ma डैश है इसको अभिलंब प्रतिक्रिया मेंटेन करेगी, यानी अभिलंब प्रतिक्रिया इस ma डैश को बैलेंस करेगी। तो r जो है r ऊपर की ओर काम करता है अभिलंब प्रतिक्रिया, और व्यक्ति का भार mg नीचे की ओर काम करेगा। तो ये r ही mg को बैलेंस करेगा, तभी वो व्यक्ति स्थिर रहेगा। तो r की जगह mg लिख दिया गया। तो ये हमारा आ गया ma डैश इक्वल टू म्यू mg, तो a डैश इक्वल टू म्यू g। तो म्यू की वैल्यू हमको 0.2 अभी ये दी गई है क्वेश्चन में, और g गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8, तो ये निकल के आ गया 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि चूंकि म्यू इक्वल टू सीमांत घर्षण अपान अभिलंब प्रतिक्रिया ये होता है इतना। तो अब फिर से हम लोग इस बात को समझेंगे। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। तो अगर समझ में नहीं आया तो इसको फिर देख लीजिए। तो कह रहा है कि चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थिर है। मतलब पट्टा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है, तो उसमें व्यक्ति ये स्थिर है। इसका मतलब है कि पट्टे का जो त्वरण है उस व्यक्ति के त्वरण के बराबर है, तभी वो स्थिर है, यानी दोनों समान त्वरण में है। तो कह रहा है उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है। तो इस समय नेट बल क्या है, तो इसको निकाल लेंगे या फिर इक्वल टू ma से। अब कह रहा है कि यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.2 है, तो पट्टे के कितने त्वरण तक वो व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है। तो अब जी स्थैतिक घर्षण गुणांक हमको दे दिया है, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक से अधिकतम स्थैतिक घर्षण गुणांक जो होगा वहीं तक स्थिर रह सकता है। तो वो जो अधिकतम स्थैतिक घर्षण गुणांक है, क्योंकि उसके बाद जो है वो व्यक्ति चलने लगता है, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि जो ये त्वरण दिया है हमको और व्यक्ति का द्रव्यमान दे दिया है, इससे हम उस पर कार्यरत बल निकाल लें। तो बल निकाल लिया ma करके, तो आ गया 65 न्यूटन। अब क्वेश्चन में हमको दिया है कि इस पट्टे की दिशा, इस बल की दिशा पट्टे की गति के विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि ये घर्षण बल जो पट्टा चल रहा है उसके विपरीत होगा, तभी वो पट्टे पे हमको रोक के रखेगा। जैसे बस में अगर हम लोग बैठे रहते हैं तो बस जिधर को चलती है, हमारे पैरों और बस के बीच जो घर्षण बल है वो गति के गाड़ी के चलने के विपरीत दिशा में लगता है, तभी हम वहाँ पर स्थिर रहते हैं। नहीं तो गाड़ी के साथ गाड़ी की दिशा में हम भी चलने लगेंगे। तो ये जो बल लग रहा है गाड़ी के विपरीत दिशा में, जो पट्टा चल रहा है उसके विपरीत दिशा में होगा। अब घर्षण गुणांक हमको दे दिया है जूता और पट्टों के बीच में, जो व्यक्ति है उसके जूतों और पट्टे के बीच में, ये हो गया म्यू इक्वल टू 0.2। अब देखिए, मानव पट्टे के ए त्वरण तक व्यक्ति पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है जब ए त्वरण है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बराबर हो जाएगा ma डैश, मतलब कोई इससे भी अलग कोई त्वरण होगा कि वहां तक, और क्योंकि ये स्थैतिक घर्षण गुणांक है और अधिकतम स्थैतिक घर्षण गुणांक इसके अलावा कुछ होगा। तो ma डैश इक्वल टू अधिकतम घर्षण गुणांक हो गया, और ये अधिकतम घर्षण गुणांक हमारा कितना होता है, म्यू इंटू अभिलंब प्रतिक्रिया। ये क्वेश्चन मतलब फार्मूला होता है, या म्यू इक्वल टू सीमांत घर्षण अपान अभिलंब प्रतिक्रिया। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया आर इधर आ जाएगी, तो सीमांत घर्षण बराबर म्यू आर, वही चीज हो गई। तो ये म्यू आर हो गया, यानी म्यू mg हो गया। तो ma डैश इक्वल टू म्यू mg के बराबर हो गया। तो a डैश इक्वल टू म्यू g हो गया। तो 0.2 इंटू 9.8, तो ये आ गया 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो सीमांत घर्षण है हमारा, ये अभिलंब प्रतिक्रिया में अधिकतम सीमांत घर्षण का गुणा कर दिया जाए तो आ जाता है, यानी म्यू इक्वल टू सीमांत घर्षण अपान अभिलंब प्रतिक्रिया। सीमांत घर्षण का मतलब सीमा का अंत हो जो घर्षण का, यानी अधिकतम घर्षण। तो चाहे अधिकतम स्थैतिक घर्षण का है या सीमांत घर्षण का है, दोनों बातें एक ही हैं। और यही अधिकतम स्थैतिक घर्षण हमको अधिकतम त्वरण के प्रति स्थिर रखेगा। तो ये डैश आ गया 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अधिकतम इतने त्वरण तक व्यक्ति, इतना त्वरण कर दिया जाए अगर पट्टे का, तो व्यक्ति इतने त्वरण तक स्थिर रहेगा। इससे ज्यादा पट्टे का अगर त्वरण बढ़ा देंगे तो व्यक्ति फिसलने लगेगा, यानी उसकी गति होने लगेगी। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है यम संगत यानी यम द्रव्यमान के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। वृत्त के निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधरता है यानी परपेंडिकुलर अधोमुखी दिशा में यानी नीचे की दिशा में नेट बल क्या है, सही विकल्प चुनिए। तो विकल्प दिया गया है निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु। इसमें कह रहा है कौन सा सही है। यहाँ T1 तथा V1 निम्नतम बिंदु पर तनाव तथा चाल दर्शाते हैं और T2 तथा V2 उनके उच्चतम बिंदु पर तदनुरूपी मान है, यानी तनाव और चाल को बताते हैं। तो ये निम्नतम बिंदु पर T1 V2 है और ये उच्चतम बिंदु पर T2 V2 है। तो इसको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं तो बड़े आराम से निकलेगा, इसको बड़े ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए वृत्त बना लिया, वृत्ताकार पथ जो है ये परपेंडिकुलर यानी ऊर्ध्वाधर है। जैसे साइकिल का पहिया चलता है पृथ्वी के सापेक्ष, तो ये ऊर्ध्वाधर माना जाता है। तो जब ऊर्ध्वाधर होगा तो क्या होगा कि ये डोरी है एक, और डोरी पर ये पत्थर बंधा हुआ है कोई, ये पत्थर है मान लीजिए। तो अब ये पत्थर ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है डोरी में बांधकर। तो एक स्थिति ये है ऊपर वाली, एक स्थिति ये नीचे वाली। तो दोनों स्थितियों पर हम लोग विचार करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम विचार करें नीचे वाले बिंदु पर, तो पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी का जो भार है वो हमेशा, वस्तु का जो भार है, पिंड का जो भार है वो हमेशा पृथ्वी के अभी केंद्र की ओर लगेगा। तो ये mg ऑलवेज नीचे की ओर रहेगा, चाहे यहाँ हो वस्तु चाहे यहाँ हो, क्योंकि भार तो हमेशा पृथ्वी की ओर ही लगेगा। नीचे पृथ्वी है तो पृथ्वी नीचे है, तो नीचे की ओर ही mg यानी भार काम करेगा। तो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हर जगह भार नीचे को ही काम करेगा। अब बात तनाव की आती है। तो अगर हम तनाव की बात करें तो हमने तनाव के बारे में आपको बताया था कि जो डोरी का तनाव है ये वस्तु नीचे की ओर है, तो यहाँ पर mg नीचे की ओर काम कर रहा है। लेकिन अब जो पिंड होता है, हमने आपको बताया था कि पिंड से दूर की ओर तनाव की हम बात करते हैं। हमेशा पिंड से दूर की ओर तीर का निशान लगा करके टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पिंड है तो इससे दूर की ओर T1 निशान लगाया गया। अब यहाँ की हम बात करें तो यहाँ से ये डोरी इधर को है, तो इससे दूर की ओर निशान हमने T2 लगाया। और ये त्रिज्या जिस वृत्ताकार पथ में डोरी से बांध करके पिंड को घुमाया जा रहा है उसकी त्रिज्या R है। अब ये जैसे तीर लगे हुए हैं, इन्हीं के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो माना ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नतम व उच्चतम बिंदुओं पर डोरी में तनाव T1 व T2 है, यह क्वेश्चन में भी हमको दे दिया है। अब निम्नतम बिंदु पर, तो निम्नतम बिंदु पर हम लोग बात करेंगे अगर, तो निम्नतम बिंदु पर T1 वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। निम्नतम बिंदु पर T1 वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है। हमने आपको बताया है कि हमें कुछ नहीं सोचना है, बस जो पिंड है उससे दूर की ओर तीर निशान लगाना है T1 के लिए, और mg का निशान हमेशा पृथ्वी जिधर है उसके केंद्र की ओर यानी पृथ्वी की ओर लगाना है।
तो यहाँ पर कह रहा है T1 वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, तीर का निशान लगा है, चूंकि निम्नतम बिंदु पर डोरी पत्थर के भार के कारण खींचती है तथा mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। किसी वस्तु का भार सदैव नीचे की ओर कार्य करता है, हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार याद रखिए कि डोरी में जो तनाव है वो पिंड से सदैव दूर की ओर काम करता है जिधर डोरी होती है, मतलब पिंड से पिंड की तरफ कभी ये तीर का निशान नहीं लगाएंगे। तो चूंकि पत्थर पर नीचे की ओर कार्यरत परिणामी बल, अब नीचे की ओर जो काम करेगा बल अगर उसको निकालें कि परिणामी बल कितना होगा, यानी रिजल्टेंट बल कितना होगा, तो ये Fl इक्वल टू ज्यादा में कम घटाते हैं ऑलवेज, हमने बताया था आपको। तो ये mg नीचे की ओर काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज विचार करने वाली ये है कि mg और T1 की दिशा विपरीत है, तो दोनों के चिन्ह विपरीत रहेंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। अब अगर हम नीचे को पॉजिटिव मानते हैं तो mg पॉजिटिव में रहेगा, T1 निगेटिव में रहेगा। सीधी सीधी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी प्रकार से देखिए ऊपर अगर हम ये बात करें तो mg और T2 दोनों नीचे की ओर हैं, तो नीचे का चिन्ह हमने पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव में। तो उच्चतम बिंदु पर T2 तथा mg दोनों ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर डोरी केंद्र से बाहर की ओर खींची जाती है, ऊर्ध्वाधर वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करते हैं। कुछ नहीं मतलब है, जैसे हमने आपको बताया है कि तनाव को पिंड से दूर की ओर लगाना है और mg को हमेशा पृथ्वी के तरफ लगाना है, कभी कोई गलती नहीं होगी। एक ही तरफ को जोड़ देना है और विपरीत है तो चिन्ह विपरीत कर देना है, चाहे वो जुड़े चाहे घटे। यहाँ पर हमने चिन्ह विपरीत कर दिया क्योंकि mg दूसरी तरफ है, T1 दूसरी तरफ। यहाँ पर mg और T1 दोनों एक तरफ हैं तो दोनों के चिन्ह पॉजिटिव लगाए गए। अब नीचे का चिन्ह हमने पॉजिटिव माना है तो यहाँ पर mg पॉजिटिव है, T1 नेगेटिव है। तो पत्थर पर नीचे की ओर कार्यरत परिणामी बल Fh बराबर mg प्लस T2 हो जाएगा। तो सही विकल्प हमारा कौन सा है? ए हो जाएगा। देख लेते हैं। तो सही विकल्प mg माइनस T1, तो यही हमारा सही हो जाएगा। mg माइनस T1। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई हेलीकॉप्टर 15 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, साइन नहीं लगा, या तो यहाँ माइनस होगा या प्रति होगा। तो 15 मीटर प्रति सेकंड के ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है, यानी परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जा रहा है। चालक दल तथा यात्रियों की संगति, यानी गाड़ी चलाने वाले और जितने यात्री हैं उनका द्रव्यमान कितना है? 300 किलोग्राम है। तो कह रहा है निम्नलिखित बलों का परिमाण व दिशा लिखिए। निम्नलिखित बलों का परिमाण व दिशा लिखिए। चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल। तो बल और परिमाण इनकी दिशा लिखना है, तो एक एक करके हम लोग बात को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जो दे दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, इसके बाद समझते हैं। तो हेलीकॉप्टर की संगति यानी द्रव्यमान कितना है? 1000 किलोग्राम। व्यक्तियों और गाड़ी चलाने हेलीकॉप्टर चलाने वालों का द्रव्यमान कितना है? 300 किलोग्राम। हेलीकॉप्टर का त्वरण कितना है? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल, यानी जो हेलीकॉप्टर का फर्श है उस पर कितना बल लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हेलीकॉप्टर का और व्यक्तियों का कुल जो द्रव्यमान है, तो ये चूंकि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो उधर को ये mg हो गया। और जो
अविलंब प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि उसी लेवल पर इस हेलीकॉप्टर को मेंटेन रखना है, गिरने न पाए जमीन पे, तो उतना ही बल की अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर को काम करेगी, तभी ये जो है सदा रह सकता है। अब देखिए, अब ये चीज़ तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो मानव फर्श तथा चालक दल एवं यात्रियों पर लगाई गई प्रतिक्रिया कितना है, R1 है। अब देखिए कैसे लिखना है, ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो पूरी कहानी सेट हो गई। तो अब ये जो हेलीकॉप्टर है ये नीचे गिरे ना, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये अविलंब प्रतिक्रिया mg से नीचे, mg से ज़्यादा हो, तभी ये ऊपर की ओर हेलीकॉप्टर जाएगा। देखिए ये ऊपर को लग रहा है ना त्वरण, तो हेलीकॉप्टर ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब है कि ये R1 ज़्यादा है mg से, तभी ये ऊपर को जा रहा है। तो जो ज़्यादा होगा उसमें कम वाले को घटाएंगे, तो R1 माइनस m2g हो गया बराबर m2a, ये m2g होगा। देखिए क्वेश्चन पहले ए में कह रहा है कि चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल। तो चालक दल तथा यात्रियों का द्रव्यमान 300 किलोग्राम है और इसे m2 माना गया है। पूरे हेलीकॉप्टर और चालक दल पूरे द्वारा नहीं पूछ रहा है, केवल चालक दल और यात्रियों द्वारा, तो हम उतने की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब ये चीज़ हमने लिख लिया तो अब R1 इक्वल टू m2g, ये इधर पूरा आ जाएगा, तो m2g प्लस m2a बराबर m2g प्लस a हो जाएगा। तो 300, g का मान 10 है और a का मान 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया है। तो सॉल्व करने पे आ गया 7500 न्यूटन। किधर को, ऊपर की ओर। अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर ही काम करेगी, तो इतना बल ऊपर को लगेगा, इसीलिए त्वरण ऊपर को। अब दूसरे पे क्या कह रहा है, दूसरे पे कह रहा है कि चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया, चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया तथा चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल। तो रोटर की क्रिया यानी रिएक्शन R और हेलीकॉप्टर पर वायु के कारण आरोपित बल कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया है उस बल की जो रोटर के द्वारा, यानी जो पंखा घूम रहा है इसके द्वारा, जिसके कारण ये जमीन से ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसकी ये प्रतिक्रिया है। तो क्रिया क्या है, क्रिया ये है कि जमीन से जो ऊपर की ओर ले जा रहा है वो बल क्रिया है, और उसकी प्रतिक्रिया के कारण ये ऊपर को बढ़ रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो हवा के द्वारा जो बल पृथ्वी में लगाया जा रहा है वो क्रिया है, और उसकी प्रतिक्रिया ये R1 है, उसकी प्रतिक्रिया ये R1 है। तो क्रिया की बात कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, यही जो प्रतिक्रिया है यही क्रिया है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया का मान बराबर मतलब एक ही तरह होता है, बस दिशाएं विपरीत होती हैं। तो ये बल जो ऊपर की ओर लग रहा है प्रतिक्रिया, यहाँ पर देखिए प्रतिक्रिया, तो क्रिया हमारा नीचे की ओर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस इतना होगा, क्रिया हमारा नीचे की ओर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया हमारा ऊपर की ओर है। और थोड़ा सा और परिवर्तन होगा, चालक दल और यात्रियों के कारण ये हमने प्रतिक्रिया ऊपर को निकाली है, जबकि जब रोटर की बात करेंगे तो रोटर के द्वारा जमीन पर यानी पृथ्वी पर कितना बल लग रहा है नीचे की ओर, तो यात्री, चालक दल और पूरे इस जहाज का यानी हेलीकॉप्टर का पूरे का कितना भार है वो आ जाएगा एक साथ। तो पूरे को एक साथ लिख देंगे, तो पूरे जहाज का आ जाएगा कि पृथ्वी पर कितना बल लगा रहा है, जिसके कारण प्रतिक्रिया बल के कारण ये ऊपर को जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया
यानी एक्शन। अभी हमने रिएक्शन निकाला, ये एक्शन है। तो एक्शन रिएक्शन क्या है न्यूटन का नियम कि हेलीकॉप्टर पृथ्वी को धकेलेगा नीचे की ओर, तो पृथ्वी हेलीकॉप्टर को धकेलेगी ऊपर की ओर। तो अब हेलीकॉप्टर पृथ्वी को कितना नीचे की ओर धकेल रहा है, उस बल की बात कर रहा है। तो पूरे हेलीकॉप्टर का यहाँ द्रव्यमान आ जाएगा। तो m1 हमारा आ गया, हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर का द्रव्यमान, m2 हेलीकॉप्टर में बैठे यात्री और चालक दल का द्रव्यमान। इसी प्रकार A के साथ पूरा m1 प्लस m2 आ गया। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा था उसी प्रकार से नीचे भी लिखेंगे, प्लस m2 की बजाय m1 प्लस m2 दोनों आ जाएंगे, क्योंकि पूरे द्रव्यमान की बात होगी। तो m1 प्लस m2 के साथ g आ गया, प्लस m1 प्लस m2 के साथ a आ गया। तो m1 प्लस m2 और g प्लस a एक ब्रैकेट में आ गया, सॉल्व किया गया तो ये आ गया 32,500 न्यूटन। अब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर है तो क्रिया नीचे की ओर होगी, तो इसलिए हेलीकॉप्टर के रोटर की चारों ओर की वायु पर लगाया गया बल यानी क्रिया नीचे की ओर होगी, 32,500 न्यूटन। अब देखिए बी वाले में जो था कि चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया, तो वायु के माध्यम से ही पृथ्वी को धकेल रहा है। तो चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया कहें या पृथ्वी की ओर लगाया गया बल कहें, एक ही बात है। अब देखिए क्या है, हेलीकॉप्टर वायु पर बल लगा रहा है, तो वायु भी हेलीकॉप्टर पर बल लगाएगा। तो हेलीकॉप्टर वायु पर नीचे की ओर बल लगा रहा है, तो वायु हेलीकॉप्टर पर ऊपर की ओर इतने ही परिमाण का बल लगाएगी। तो चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल और ये चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया, दोनों का बल बराबर होगा। बस हेलीकॉप्टर द्वारा या हेलीकॉप्टर के रोटर द्वारा नीचे की ओर बल लगाया जाएगा, तो वायु के द्वारा इसको उठाने के लिए ऊपर की ओर बल लगाया जाएगा। तो ये बल दोनों बराबर होंगे, बस नीचे वाले में ऊपर की ओर कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर आरोपित बल इतना ही होगा, 32,500 न्यूटन। ये नीचे की ओर है तो ये ऊपर की ओर होगा, बस यही अंतर होगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है 15 मीटर पर सेकंड चाल से क्षैतिजता यानी पृथ्वी के समांतर प्रवाहित कोई जल धारा 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की किसी नली के बाहर निकलती है तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है। अब देखिए कह रहा है कि जल की टक्कर द्वारा यह मानते हुए कि जल धारा टकराने पर वापस नहीं लौटती, दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। फिर से प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है 15 मीटर पर सेकंड चाल से क्षैतिजता है यानी पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी गोल जरूर है लेकिन हम थोड़ी दूर की बात करेंगे तो समांतर ही मानेंगे। तो पृथ्वी के तल के समांतर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई जल धारा यानी पानी बह रहा है जिसकी अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है किसी नली से बाहर निकलती है यानी किसी पाइप से बाहर निकल रही है और उसी के समीप एक दीवार है उससे ऊर्ध्वाधरता टकराती है, यानी दीवार से ऊर्ध्वाधरता यानी खड़ा खड़ा टकराती है ऐसे। तो कहने का मतलब ये है, इसको देख लीजिए। तो ये देखिए हमने फिगर बना दिया कि ये कोई पाइप है, इससे 15 मीटर पर सेकंड की चाल से क्षैतिज दिशा में पानी निकल रहा है और ये पृष्ठ जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये 15 मीटर पर सेकंड की चाल से पानी चल रहा है और ये जो हमारा मुंह है
इस पाइप का, तो पूरे फुल पाइप निकल रहा है। तो जब फुल पाइप निकल रहा है तो इसका मतलब जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इस पाइप के, वही जो पानी निकल रहा है उसका क्षेत्रफल होगा। तो ये है कितना, 10⁻² मीटर स्क्वायर। इतना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से पानी आगे बह रहा। अब ये दीवार है तो इससे कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है, यानी ये खड़ी खड़ी दीवार है तो उससे ये टकराता है, और टकरा के पानी सब नीचे चला जाता है, वापस लौट के नहीं जाता। तो वही कह रहा है कि जल की टक्कर द्वारा यह मानते हुए कि जल धारा टकराने पर वापस नहीं लौटती, तो दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो इस दीवार पर कितना बल लग रहा है ये हमको निकालना है। तो इसको देखते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसी हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। तो जल की धारा V बराबर 15 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया है। नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया है A बराबर 10⁻² मीटर स्क्वायर। अब क्या होगा कि जो इस पर बल लगेगा, ये जो पानी जा रहा है उस पानी के कारण ही बल लगेगा इस पर। तो कितने आयतन का पानी इस पर जा रहा है, इस बात को समझने का हम लोग प्रयास कर लें अगर, तो पता चल जाएगा कितना बल लगेगा। तो नली के प्रति सेकंड बाहर आने वाले द्रव्य का यानी पानी का आयतन कितना होगा। तो आयतन बराबर हो गया क्षेत्रफल गुणे वेग। अब देखिए इस बात को समझिए, कह रहा है नली के प्रति सेकंड बाहर आने वाले द्रव का आयतन प्रति सेकंड। तो अगर हम V = AV लिखते हैं तो A हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई तो मीटर स्क्वायर, और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। तो अगर हम इसको सरल रूप में लिखे तो क्या लिख देंगे, मीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो मीटर क्यूब हमारा आयतन का मात्रक है। तो द्रव का प्रति सेकंड कितना आयतन आ रहा है वही बन गया कि नहीं, अगर हम क्षेत्रफल गुणे वेग कर दें। मीटर क्यूब प्रति सेकंड ना हो गया, और वही निकालना है कि प्रति सेकंड बाहर आने वाले द्रव का आयतन। तो इसीलिए V = A वेलोसिटी कर दिया है। इस गणित को आप समझिए कि कैसे क्या किया जा रहा है। तो हमारा क्षेत्रफल 15 है और वेग हमारा 10⁻² 10⁻² हमारा क्षेत्रफल है और वेग है 15 मीटर पर सेकंड। तो आ गया मीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो पानी का घनत्व, अब पानी का घनत्व 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब ये होता है, इसको याद रखिए, इतना होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि पानी का घनत्व कितना होता है। अब देखिए नली से प्रति सेकंड बाहर आने वाले द्रव का द्रव्यमान। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व हो जाएगा। तो आयतन हमारा कितना है 15 × 10⁻², और घनत्व पानी का 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब ये होता है। तो ये आ गया 150 kg पर सेकंड। इतना द्रव्यमान होगा जो पानी से बाहर निकल रहा है। अब ये सब हम लोग निकाल क्यों रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें बल निकालना है कि दीवार पर बल कितना लगेगा। और जो दीवार से पानी टकरा रहा है तो उस दीवार पे जो बल लग रहा है, तो बल लगने में और पानी के टकराने में कुछ समय अंतराल का अंतर है। जो पानी टकरा रहा है तो कुछ समय लगेगा कि नहीं। तो यदि हम आवेग निकाल लें या संवेग परिवर्तन की दर निकाल लें तो उसी से पता चल जाएगा कि दीवार में कितनी टक्कर लग रही है। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण यही नहीं रटते रहना है, और भी की चीजें हैं उनको समझने का प्रयास करिए। तो जल की टक्कर द्वारा दीवार पर आरोपित बल बराबर संवेग में प्रति सेकंड परिवर्तन। अब संवेग में प्रति सेकंड परिवर्तन, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो चूंकि द्रव्यमान की आवश्यकता है, वेग हमको दिया गया है
तो द्रव्यमान कैसे निकले उसके लिए पूरी गणित ये रची गई कि पहले हमारा आयतन निकल आए, जब आयतन निकल आएगा तो घनत्व वाला फार्मूला लगा देंगे, और पानी का घनत्व पता है, तो जब घनत्व वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा द्रव्यमान निकल आएगा। और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, उसमें द्रव्यमान की जरूरत है और वेग क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए द्रव्यमान निकालने की जरूरत पड़ी है। तो जल की टक्कर द्वारा दीवार पर आरोपित बल बराबर संवेग में प्रति सेकंड परिवर्तन। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान कितना आया 150 kg पर सेकंड, और वेग कितना है 15 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया न्यूटन में, 150 गुणे 15 तो आ गया 2250 न्यूटन। तो जो संवेग में परिवर्तन होता है वही आवेग होता है, और आवेग का मतलब होता है बल गुणे कितने समय अंतराल के लिए लगा, तो कितना बल लगा वो हमारे पास आ गया। तो कुल मिला करके ये हमारे पास आवेग निकल करके आया। तो हकीकत में जो जल की टक्कर द्वारा दीवार पर आरोपित बल है ये हमारा आवेग आया है, आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। तो इससे हम लोग समय अंतराल भी निकाल सकते हैं, यही क्योंकि यहाँ पर संवेग में परिवर्तन है इसी को बल कह रहा है, और आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल होता है, इसीलिए लिखा है संवेग में प्रति सेकंड परिवर्तन। तो संवेग ये है और प्रति सेकंड की बात है, तो बटे समय होगा, तो जब समय इधर आएगा तो बल के साथ वही समय का गुणा होगा। तो कुल मिला करके प्रति सेकंड इधर आ गया है तो ये बल है। अगर केवल संवेग में परिवर्तन लिखा होता तो ये सेकंड इधर आ जाता तो आवेग होता। तो कुल मिला के ये आवेग बल है, बल है क्योंकि प्रति सेकंड इधर है। जब प्रति सेकंड इधर हो जाएगा तो यही हमारा आवेग हो जाएगा। तो प्रति सेकंड लिखना जरूरी है कि प्रति सेकंड संवेग में कितना परिवर्तन है। तो ये हमारा बल निकल के आ गया। तो प्रति सेकंड लिखना जरूरी है, समझिए बात को, क्योंकि आवेग बराबर संवेग परिवर्तन की दर ये होता है। तो संवेग में प्रति सेकंड परिवर्तन जो हुआ है यही आरोपित बल है, क्योंकि बल कितने सेकंड के लिए लगा ये आवेग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।